हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इससे पहले वाली अगर आपने मैथ्स की क्लास नहीं देखी थी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी जो फर्स्ट स्टेज हुआ यानी सीबीटी जो 1 हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यानी एक तरह से कहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस शिफ्ट का जो अच्छे वाले प्रश्न हैं जो आपको जानना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बात करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो मेरे पास एक बुक है जो कि लाइब्रेरी में आया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जो कि स्नातक एवं गैर स्नातक स्तरीय परीक्षा सीबीटी 1 जो स्टेज 1 2021 में जो पेपर हुआ उसके बारे में यहाँ पे पेपर है। ये आपका वॉल्यूम 4 है, क्योंकि ऑलरेडी इस बुक का 3 वॉल्यूम आ चुका था, तो ये वॉल्यूम 4 आया और नई ये हमारे लाइब्रेरी में नया बुक आया था। तो इसके बारे में सोचा कि चलो इसी पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सेट नंबर 61 से लेकर के 81 तक 80 तक दिया गया, 61 से लेकर के 81 तक, यानी 20 सेट इसमें प्रोवाइड कराया गया। और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये बुक हमारी लाइब्रेरी में आया हुआ था, तो सोचा मैंने आपके साथ मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, इसी बुक से हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन है मेरे पास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बुक कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच अंतर जो है वो 9 हो जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था इस टाइप के प्रश्नों को ऑप्शन से ही बनाते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को यहाँ पे देखें तो 41 दिया गया है, 23 है, 50 और 14 है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग तो 5 है, यानी अगर सभी को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 9 होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं 41 को उठाता हूँ, 41 अगर मैं संख्या को बदल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और क्या इन दोनों का अंतर कभी 9 के बराबर होगा? आप कहेंगे नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। उस तरह से सेकंड वाले को उठाते हैं, 23 है और अगर मैं इसको बदल देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 32। और इसको अगर यहाँ पे मैं घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, यानी कि राइट आंसर आपका 9 आ जाएगा। ये आपका सही आंसर है। बाकी में करके देखिए, अगर यहाँ पे 50 है तो ये 0.5 बनेगा, 45 आएगा, और यहाँ पे फिर से आपका वही चीज़ आएगा, यानी 14 और 41 का अंतर कभी नहीं होगा। तो ये गलत है, ये गलत है। राइट आंसर आपका बनेगा 23। वो संख्या कौन सा है? 23 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए सेकंड क्वेश्चन से कि यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 दिया गया, यानी लगातार संख्या बढ़ रहा है, जो कि स्टार्टिंग के 4 संख्याओं का योग 70 दिया गया, तो अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा? देखिए, डायरेक्ट हम डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 70 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट मानेगा, पॉइंट में आएगा। इसलिए हम यहाँ पे संख्या को मानेंगे। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, 7 संख्या है तो x+6 तक जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस में कि स्टार्टिंग के 4 संख्याओं का योग 1 2 3 4, यानी अगर इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4 4x हो गया, प्लस कितना तक, यहाँ तक 3 2 5 5 और 1 6 बराबर कितना दिया गया, 70 दिया गया। यानी 4x की जो वैल्यू होगा वो कितना है, 70 में से 6 जाएगा तो 64, और x की यहाँ पे x का मान कितना निकलेगा, 16 चौका 64, 16 निकल गया। प्रश्न में आपसे पूछा कि अंतिम 2 संख्या का योग बताइए। तो अंतिम 2 संख्या कौन सा है? ये अंतिम 2 संख्या है, यानी 2x + 11 कर सकते हैं। 2x + 11 तो 2 × 16 + 11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी के 32 + 11, सॉरी 16 दूनी के 32 + 11 43, यानी राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, 43। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, और काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी पूछा गया था। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। चलिए, आयु वाला प्रश्न मैंने आपको चैप्टर वाइज, जब मैथ हमारा कोर्स चल रहा था एप्लीकेशंस पे, तो उसमें आपको कराया गया आयु वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। श्रीनिवास अपनी बेटी का 4 गुना है, तो अगर मैं मानता हूँ श्रीनिवास और उसकी डॉटर है, इनका रेशियो कुछ इस तरह से, ये 4 गुना है। अगर उसकी बेटी 1 साल की है तो वो 4 साल का 4 गुना है। ठीक है, 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले जो बात किया जा रहा है कि श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था, 9 गुना था। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वल करेंगे। देखिए दोनों का अंतर कितना है, इसमें अंतर 8 है, इसमें अंतर 3 है, तो इसका जो अंतर होगा ऊपर में गुना करेंगे, तो 9 और 1 का अंतर 8 ऊपर में, और ऊपर में जो डिफरेंसेस होगा उस नीचे गुना करेंगे, तो 4 में से एक जगह तो 3, 3 में क्या, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 चौका 32 अनुपात 8 एकम 8, ठीक है, 9 तिया 27 और यहाँ पे 3। अब अंतर देख लीजिए दोनों में बराबर होगा, इसमें भी 24 का अंतर है, इसमें भी 24 का अंतर है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट की बात की जाए थी और ये आपका 5 साल पहले है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, आप कहेंगे 5 ईयर का डिफरेंस है, 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट यानी इकाई लेते हैं, 5 यूनिट बराबर कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5 साल का, क्योंकि प्रेजेंट से अगर 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू होगा वो कितना है, 1 साल है। हाँ ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि उनकी बेटी की वर्तमान आयु, यानी ये प्रेजेंट की आयु था और बेटी की आयु यहाँ पे हमने निकाला 8 एकम 8। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हम ए को डी करें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात समानुपात मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया गया था कि मध्य समानुपात कैसे निकाला जाता है, तृतीय समानुपात कैसे निकालता है, यानी हर तरह के क्वेश्चन आपको बताया गया। देखिए मध्य समानुपात कैसे निकाला जाता है, 2 और 98, यानी मैंने आपको बताया कि ए और बी का अगर मध्य समानुपात आपको निकालना हो तो डायरेक्ट हम निकालते हैं √AB, ठीक है, √AB। तो अगर इन दोनों का हमें मध्य अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, मध्य अनुपात 98 गुने 2 करेंगे, 98 गुने 2 यानी कितना होगा 196, और 196 होता किसका है, 14 का। सही आंसर बन गया आपका ऑप्शन डी, जो कि 14 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है, कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर एक को मिला है 40% तो दूसरे को मिला होगा 60%, और इससे अगर ये हारता है तो 20% का जो वैल्यू होगा वो कितना है, कितने वोटों से हारता है, 298, यानी 20% की वैल्यू 298। तो क्वेश्चंस में पूछा है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 का गुना है तो इधर में हम 5 का गुना कर लेंगे, तो 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 4 बचा, 9 बचे 45 और 4 49, आपके पास बचेगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1490 टोटल वोट थे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है और वह किसी वस्तु को, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, वह किसी वस्तु पर जो कि उसे 900 रुपये मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो सके। तो इस टाइप का जो मैंने लॉस और प्रॉफिट और लॉस के साथ संबंधित जो क्वेश्चन है ठीक उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर 900 रुपये है तो 900 रुपये जो लास्ट में आपसे पूछा जाता है उसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं, यानी कि 10% का लाभ हो तो 110 कर लेते हैं, और जो आपसे पूछा जा रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे रहा था यानी 10% का हानि वाला बात जो हमने पढ़ा है उस तरह से कर लेते हैं 10% कम। तो ये आपका हो गया कितना, देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 10 बार में ये आपका कटेगा, यानी कि टोटल 1100 इस प्रश्न का राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको फार्मूले पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फार्मूला बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर वो उस वस्तु 900 रुपये मिली होगी, यानी कहने का मतलब उसका क्रय मूल्य रहा होगा 900 रुपये, अगर वो 10% का प्रॉफिट करता है तो इतना में कितना बेचा उसने, तो आप कहेंगे 990 रुपये में उसने बेचा, ठीक है, क्योंकि 00 से 00 खत्म, 11×9 = 99, तो 990 रुपये में उसने बेचा। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि उसको मार्केट प्राइस कितना रखना चाहिए, तो मार्केट प्राइस पे ही 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट उसने दिया। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल 11 बार में कटेगा, यानी x की जो वैल्यू आएगा वो 1100। तो इस तरह से हम लेके फॉर्मूला पे बना सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी ट्रिकी मेथड से बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करेंगे। तो हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x + 1/x = 7 है तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं ध्यान से दीजिएगा। x + 1/x की जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है, और आपसे पूछा क्या गया कि x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। देखिए इसको करने के लिए आप या तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों तरफ बोथ साइड क्यूब करिए, क्यूब करने के बाद a³ + b³ का फार्मूला यानी a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करना है क्योंकि ये आपका एडवांस मेथड से तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि एडवांस मेथड है तो आप इसको कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये इसके लिए फार्मूला ये डायरेक्ट होता है कि अगर a + 1/a बराबर
के दिया गया हो, अगर आपसे पूछे कि ए क्यू प्लस 1 ए क्यू की वैल्यू बताइए कि क्या होगा, तो हम डायरेक्ट करते हैं कि के क्यू माइनस 3 के, ठीक है, के क्यू माइनस 3 के, बस आप यहाँ पे कर लीजिए, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि a प्लस 1/a बराबर ये k दिया गया, तो हमसे पूछा है कि ए क्यू प्लस 1/a क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो के क्यू माइनस 3 के, तो के क्यू का मतलब ये क्या है, 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब 3 में रख रहा हूँ, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब माइनस 3 गुने के का मतलब 7, ठीक है, 3 के है, तो इस तरह से रखा। 7 का क्यूब 343 माइनस 7 या 21, तो ये आपका बन जाएगा 322 इस प्रश्न का राइट आंसर है। चाहे आप फार्मूला लगा करके बनाइए या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसने कुल 4968 रुपये प्राप्त किया, तो बताइए कि प्रति वर्ष उसका दर क्या था। चलिए यहाँ पे करते, देखिए अगर 7200 रुपया उसने दुबे को 3 वर्ष के लिए, रेट हमें नहीं पता क्योंकि रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं रखता हूँ, रेट हमें नहीं पता है। सेकेंड वाले को क्या करता है, 8400 रुपये राघव को देता है, 8400 रुपया राघव को देता है कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, लेकिन रेट हमें नहीं पता है, किस रेट से देता है हमें नहीं पता है। अब इसके बाद इसको लाभ कितना होता है, यानी कि इसको ब्याज के रूप में कितना मिलता है, आपको पता है ना कि ब्याज बराबर एसआई बराबर PRT/100 होता है, तो PRT/100 मैंने रखा, और इसका जो ब्याज है वो कितना है, 4968 रुपया जो मिलता है, दोनों तरफ से उसको ब्याज मिलता है 4968 रुपया। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, 00 से 00 खत्म, इस डबल से इसको कटाते हैं, 72 दिया कितना होता है 216 आर प्लस इतना किधर हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16 और 8 चौका 32 एक 33, इधर इतना आर बराबर में 4968 हो जाता है, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते तो कितना बनेगा, इधर आर हो गया और इधर 6 और 6 12, 3 1 4 1 5 हो गया और 3 2 5, यानी कि 552 बराबर 4968, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, अगर मैं 9 से गुना करूँ तो 9 दूनी के 18, 9 5 45 और 1 46, बिल्कुल सही, यानी है कि 9 बार में कट जाएगा। देखिए डायरेक्ट थोड़ा सा सोचा जाता है कि अगर ये 5 है तो यहाँ पे लगभग मैं कितना रखूँ, तो 9 5 45 के आसपास जाता है, और लास्ट वाला डिजिट को देखिए कि क्या वो उसके इकाई जो यूनिट डिजिट है उससे मैच करता है कि नहीं। अगर 9 से करता हूँ तो 9 दूनी के 18, पॉसिबल है कि ये हो जाएगा, तो और थोड़ा सा गुना करके देख लीजिए, आसानी तरीके से मिल जाएगा। यानी आर की वैल्यू यहाँ पे 9% बिल्कुल सही आंसर है। यानी उसने दुबे को 7200 रुपये 3 वर्ष के लिए 9% के ब्याज पर दिया था, और राघव को 8400 रुपये 4 वर्ष के लिए 9% के रेट पे दिया था, यानी उसका रेट जो है 9% है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्या आप इसको बना सकते हैं? तो पहले खुद से कोशिश करिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, बनाइए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग एसआई मेंस के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो वो हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन पे वहाँ पे कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट 149 के साथ आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जस्ट डाउनलोड करिए हमारी एप्लीकेशंस को, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको 2 मैथ्स की कोर्सेज है, एक तो बहुत पहले से हम लोग का चैप्टर वाइज मैथ मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है, आप उसको भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो एक आदमी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों को पार करती है। यानी कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस जब बराबर है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिस्टेंस को बराबर करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो बस है इसका स्पीड x रहा होगा। अब जब मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई भी चीज़ दोनों एक ही दिशा में जाती है तो उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस करते हैं, ठीक है। ध्यान देगा, दोनों के चालों के बीच का अंतर होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तब वहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों का मुंह एक तरफ है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स कि जो बस है पहले व्यक्ति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ध्यान दीजिएगा एक बस जो है वो अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति चल रहा है। तो अगर उनकी सापेक्ष चाल की बात करें तो x - 3
और दूरी बराबर चाल गुने समय, तो इसको अगर ये चाल है तो समय कितना लग रहा था इसका 10 सेकंड में कवर करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या 5 है और इसको 11 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, मैंने इस तरह से यूँ किस लिए किया, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है, दूरी जब बराबर है तो दोनों को हम यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। ठीक है, पे 10x - 30 बराबर 11x - 55। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। और ये x क्या था, x हमने माना था बस का स्पीड। ठीक है, बस की चाल, तो बस की चाल कितना निकल गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, बस इसको सजाने आना चाहिए, आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचे। यानी अगर हम 12 से डिवाइड करें या फिर 21 से डिवाइड करें या फिर इसको हम 35 से डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में क्या है कि जो कि 6 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम देखें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर इसको निकालें, चलिए एलसीएम तो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो पहले ये देखिए 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 और 35 नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम 7 से ले जाते हैं, तो ये 4 हो गया, ये 1 और ये 5, यानी कि 5 चौका 20, 20 थे 60, 60 सत्ते जो कि 420, यानी एलसीएम जो इसका निकल गया वो 420 के बराबर है, 420। अब आप ये बताइए कि 420 से अगर मुझे डिवाइड करना और 6 से शेषफल लाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 अगर ज़्यादा होगा तो 426 वो संख्या होगा, जिसको मैं 12 से डिवाइड करूँ या फिर 21 से और 35 से डिवाइड करूँ तो प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचेगा। तो सही आंसर हमारा क्या बनता है, जो कि 426, जो कि ऑप्शन हम डी में देख सकते हैं। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x² - 4x + 1 = 0 हो और x² + 1/x² की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि x² - 4x + 1 = 0 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या करते हैं कि x से डिवाइड करते हैं। अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये 4 और प्लस 1/x बराबर में 0। यानी अगर x + 1/x को मैं सजा करके लिखूँ तो राइट साइड में 4 चला जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हमें ये फॉर्म निकालना है तो सबसे पहले इसको हमें इस फॉर्म में तोड़ना होगा। यानी x + 1/x की वैल्यू 4 आ गया और हमें निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू निकालना है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, कुछ इस तरह से 1/x का होल स्क्वायर और बराबर में 4 का स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और प्लस 2ab। 2ab दोनों काम खत्म हो जाएगा क्योंकि x कट ही जाएगा, तो ये आपका 16। और हमें जो निकालना था x² + 1/x² की जो वैल्यू निकलेगा 16 में से 2 गया तो 14। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर 14, जो कि ऑप्शन हम सी में देख सकते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पे देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया गया। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो रीजनिंग में क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि किसी विशेष कुट भाषा में रेवाड़ी जो है उसको लिखा जाता है TGYCTK, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले क्या किया गया, RE रेवाड़ी है, रेवाड़ी को लिखा जा रहा था TGYCTK। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दिल्ली के लिए बताइए क्या होगा, DELHI। ठीक है, दिल्ली के लिए क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक एक बढ़ाया गया क्योंकि RSTEFGWXY इस तरह से, तो हम यहाँ पर बढ़ा कर लिख लेते हैं। अगर DEF हो गया, E के बाद FG हो जाता, FG, L के बाद LMN हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इतना देखते हैं क्या मैच कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन से FGN और JK, ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए कि 5 व्यक्ति ABCDE इस सीढ़ी एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं कि जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। तो आपको बताना है कि यदि B A के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा हो। चलिए कैसे करते हैं, हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि B और A के बीच क्या है, B जो है A के ऊपर बैठा है। अगर हम ये मानते हैं कि B जो है A के ऊपर में बैठा है तो चलो कुछ इस तरह से रखते हैं पहले भी। और प्रश्न में कह रहा है ये भी ऊपर किसी स्थान पर इस तरह से बैठा है कि उनके बीच में यानी उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठ सकता है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ सकता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चंस में कह रहा है
ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी ए और सी के मध्य, तो कहने का मतलब ये 2 हो गए तो सी यहाँ पे होगा, ठीक है, सी यहाँ पे होगा, क्योंकि तभी तो ए और सी के मध्य 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 2 व्यक्ति मैंने बैठा दिया, ठीक है। और आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, सी सबसे ऊपर भी नहीं बैठा है, तो कहने का मतलब ई यहाँ पे सबसे ऊपर में होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ई यहाँ पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि ई या फिर यहाँ पे डी हो सकता है या फिर यहाँ पे डी हो सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा है। तो बात क्लियर हो गई कि अगर 5 व्यक्ति बैठे तो 1 2 3 4 5, तो बीचों बीच का जो होगा वो मध्य में होगा, यानी बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमें ई और डी के बैठाने से कोई मतलब नहीं बनता है कहाँ पे वो दोनों बैठे हैं। जो क्वेश्चन में पूछा रहा है हमें इतना से ही हमें क्लियर हो जा रहा है कि बी कहाँ पे बैठा है, बी मध्य में, जो कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सही आंसर बनेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसको खुद से किया भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें बताना है कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी जो वाट का साइन है, उसकी जगह पे क्या होगा। 22 23 26 27 30 31। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए जो रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग में कुछ किया नहीं रहता, अगर आपने उसको ध्यान से देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, तो बस वो आपके आंखों के सामने होता है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझा, नहीं पकड़ पाए, तो वो फिर कितना भी आसान क्यों ना हो, उसको आप नहीं कर पाते। देखिए कहने का मतलब क्या है, 1 बढ़ाया गया है और उसके बाद 3 की गैपिंग रखी गई है, ठीक है, 3 की गैपिंग, फिर 1 बढ़ाया गया है और फिर से यहाँ पे 3 की गैपिंग रखी गई है, फिर 1 बढ़ाया गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की गैपिंग रखेंगे। 3 गैपिंग मतलब 34 होगा और इसके बाद एक आपका 35 आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही बताना है, तो 34 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करिए। इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया, कुछ भी नहीं है इसमें। माइल्ड लिखा गया, मॉडरेट लिखा गया, सेवर लिखा गया और प्रोफाउंड है। तो इसमें आपको डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले एम आएगा, एम के बाद आई आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका माइल्ड आ जाएगा, माइल्ड। सेकेंड नंबर पे मॉडरेट आएगा, सेकेंड नंबर पे मॉडरेट। थर्ड नंबर पे हम देख सकते हैं जो कि आपका प्रोफाउंड आएगा, प्रोफाउंड। और लास्ट में आपका सेवर आएगा लास्ट में। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि देखिए ये क्या था, ए बी डी और सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी कहाँ पे मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए मिल रहा है। तो ये हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, डी का भाई ए है, ये भी अच्छा है। डी का भाई ए है, यानी ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, भाई हैं। आगे प्रश्न में क्या है, डी जो है वो सी का पुत्र है, डी जो है वो सी का पुत्र है, यानी ये इसका पुत्र है। जब ये पुत्र है तो ये भी इसका पुत्र है, क्योंकि दोनों भाई थे। बात क्लियर है। आगे देखिए, बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, बी सी का पिता है, यानी ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अब पुत्र बन गया और ये पिता है। तो अब पिता जो कि ये पुत्र है, तो इसका संबंध क्या हुआ, ये इसके लिए दादा लगेगा, ठीक है, यानी ये दादा है तो ये इसका पोता हुआ। तो अगर ये दोनों भाई थे, तो इसका संबंध भी तो यही होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो ब्रदर का रिलेशन है। तो ये अगर दादा है तो ये भी इसका पोता ही हुआ और ये भी पोता है। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि ए तथा बी से क्या संबंध है, ए और बी का, ए का बी से संबंध पूछा है, ए पूछा जा रहा है। तो ए जो है वो क्या लगेगा, ये इसका, यानी बी का क्या है, ये नाती कह सकते हैं या फिर पोता कह सकते हैं, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। यदि गुना का मतलब जोड़ है और भाग का मतलब घटाव है, जोड़ का मतलब गुणन है और माइनस का मतलब विभाजन है, तो 10 गुने 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आपको पिक्चर में ना समझ में। 10 गुने 4, डिवाइड का साइन है 4 माइनस 2 प्लस 1। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो सभी क्वेश्चंस थे वो जो मैंने आपको बुक दिखाया उसी बुक से है। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल हमने इस बुक को अपनी लाइब्रेरी से लिया था, जो कोई उनको वापस करना भी होगा। तो ये क्वेश्चंस इसी बुक से, यानी कि जो पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम्स में पहले क्वेश्चंस इस साल, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कशन किया था। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ग्रुप डी पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें से लिया था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज के वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।